बच्चों, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल JMD स्टडी में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 का विषय जो विज्ञान है, जिसका चैप्टर नंबर 4 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताएंगे। जैसे नोट्स को बारे में बताएंगे। आप नोट्स हम जैसे पढ़ाते जाते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर जैसे भी दिख पा रहा है, तो वैसे के वैसे आप नोट्स को उतार सकते हैं। उसके अलावा आपको क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पे मिलेंगे और महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको बताए जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर क्लास 8 की आपको सारे सब्जेक्ट के वीडियो धीरे धीरे मिलते रहेंगे। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी इन वीडियो को देख सकें और नोट्स फ्री में उतार सकें। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप jmdstudy.in वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ से जाकर के आप इन नोट्सों को डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारे ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। JMD स्टडी लिखिए, वहाँ से आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नोट्स के बारे में। तो देखिए, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? धातु और अधातु, मतलब पदार्थ, धातु और अधातु। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं धातुओं के गुणों के बारे में। आखिर धातुओं के गुण क्या क्या होते हैं, उनके बारे में। तो देखिए, अघात वर्धनता, यानी कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर चादरों में बदला जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं? धातुओं के गुण कहलाते हैं। दूसरा होगा तन्यता। ये क्या होते हैं? धातुओं का वह गुण जिनके कारण उन्हें तारों में बदला जा सकता है। ध्वनिक, धातुओं का वह गुण जिसमें आवाज़ उत्पन्न होती है, मतलब ध्वनि उत्पन्न होती है। सुचालक क्या होता है? धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत धारा प्रभावित होती है, मतलब जिनमें विद्युत धारा प्रभावित होती है उसे क्या कहते हैं? धातु, वो क्या कहलाते हैं? सुचालक होते हैं। धातुएं कठोर होती हैं, धातुएं चमकीली होती हैं, धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं। ठीक है, याद रखो, वह सारी चीज़ें जिन्हें यह गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? धातुएं। अब धातुएं क्या कहलाते हैं? वे सारी चीज़ें जिनमें ये सारे गुण पाए जाते हैं, मतलब क्या, कौन कौन से गुण? जैसे अपन ऊपर बताए थे धातुओं के गुण, ये सारे गुण पाए जाते हैं, वह क्या कहलाते हैं? धातुएं कहलाते हैं। उदाहरण जैसे तांबा, लोहा, सोना, चांदी और भी बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। और धातु और अधातु के रासायनिक गुण के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिरकार धातु और अधातु के रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं। अब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, आयरन Fe प्लस ऑक्सीजन O आयरन ऑक्साइड के साथ FeO बनाती है। इसके साथ साथ में अभिक्रिया है। जल के साथ साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाएगी? आयरन मतलब Fe प्लस जल H2O, मतलब क्या बना? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। अब फेरिक ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? Fe2O3, और हाइड्रोजन गैस को क्या बोलते हैं? H2, है ना। और अम्लों के साथ अभिक्रिया, अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आयरन को क्या बोलते हैं? Fe। हाइड्रो जो क्लोरिक है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl बोलते हैं। ये क्या बनाएगा? आयरन प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर क्या बनाएंगे? आयरन क्लोराइड, जिसको क्या बोलते हैं? FeCl2। प्लस में क्या होगा? हाइड्रोजन गैस, जिसको क्या बोलेंगे? H2। तो इनको ध्यान से पढ़ना और नोट्सों को अच्छी तरह से उतारना, तभी जाकर के आपके समझ में आएंगे। अदरवाइज आप पढ़ लोगे तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। अगली बात कर लेते हैं क्षारों के साथ अभिक्रिया। देखो, क्षारों के साथ अभिक्रिया कैसे करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? NaOH प्लस में जिंक मतलब Zn। इसके साथ साथ में क्या अभिक्रिया? क्षारों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? जिंकेट सोडियम, जिसको क्या बोलेंगे? Na2ZnO2 प्लस में हाइड्रोजन गैस मतलब H2। ठीक है, अब आगे आ जाता है, क्या आ जाता है? विस्थापन अभिक्रिया मतलब कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस में जिंक मतलब Zn, क्या बना? जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस में क्या बना? कॉपर मतलब Cu। ठीक है, और धातु और अधातु के उपयोग कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन की मदद से हम सांस लेते हैं, जो क्या है? एक अधातु है। मतलब क्या है? ऑक्सीजन की मदद से क्या लेते हैं? हम सांस लेते हैं, जो भी एक प्रकार की धातु है। नाइट्रोजन की मदद से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ये भी एक धातु हो गई। और अधातु का प्रयोग जल का शुद्धिकरण करने में किया जाता है। आप कोई क्वेश्चन पूछ ले कि अधातु का प्रयोग कहाँ किया जाता है, मतलब जल का शुद्धिकरण करने के लिए अधातु का प्रयोग किया जाता है। ये क्या है? धातु और अधातु के उपयोग है। जैसे पानी में क्लोरीन डालने पर क्या होता है? क्या होता है? पानी में क्लोरीन डालने पर जल का शुद्धिकरण किया जाता है। अधातु एंटीबायोटिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है। कि किस प्रकार से की जाती है? एंटीबायोटिक डालने पर अधातु प्रयोग में जाता है, मतलब अधातु एंटीबायोटिक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने एंटीबायोटिक लेते हैं, वो भी एक प्रकार की अधातु है।
लोहे का उपयोग बहुत सारी मशीन बनाने के लिए किया जाता है, जो भी एक प्रकार की धातु ही है, मतलब धातु है। लोहे का प्रयोग आपने देखा हो ना, काफ़ी सारी मशीनें वगैरह बनती रहती हैं, तो उनका प्रयोग भी, लोहे का प्रयोग बहुत सारी मशीनें बनाने के लिए किया जाता है, जो भी हम उसको धातु बोल सकते हैं। कॉपर का प्रयोग किस में किया जाता है? बिजली के तार आपने देखे होंगे ना, बिजली के तार बनते हैं जो भी कॉपर के बने होते हैं, जो भी एक प्रकार की धातु है। लेकिन ध्यान रहे, सभी बिजली के तार कॉपर के नहीं बने होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, या तो धातु की बनी होती हैं या फिर अधातु की बनी है। आप इनमें से अपने हिसाब से बिंदुओं को ऐड कर सकते हैं, मतलब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि कौन सी धातु की बनी है, कौन सी अधातु की बनी है, जैसे मैंने इनके बारे में बता दिया। अब ठीक है, अब जो हमारा चैप्टर नंबर 4 था, पाठ नंबर 4, अध्याय नंबर 4, जिसके प्रश्न उत्तरों के बारे में बात करेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 की क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। तो इसमें आ जाता है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जाता है? किसको पीटकर किया जाता है? मतलब जिंक को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब सभी धातुएं तन्य होती है? नहीं, सभी धातुएं तन्य नहीं होती। सभी धातुएं तन्य होती है और अधातुएं तन्य होती हैं? सभी अधातुएं तन्य नहीं होती। सामान्य वस्तुएं तन्य होती है? नहीं, सामान्य वस्तुएं तन्य होती हैं, ये बिल्कुल सही है, सामान्य वस्तुएं तन्य होती हैं। और घ हो गया, कुछ अधातुएं तन्य होती है? नहीं, कुछ अधातुएं तन्य नहीं होती। तो कौन सा आएगा दूसरे में? मतलब सामान्य धातुएं तन्य होती हैं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 के बारे में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या हो गया? फास्फोरस क्या है? एक सक्रिय धातु है। फास्फोरस बहुत रिक्त स्थान अधातु है, मतलब क्या है? सक्रिय अधातु है। इसका उत्तर देखने के लिए आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये वाली लाइन है ना, यहाँ पे उत्तर दिए गए हैं। तो ऊष्मा धातुएं ऊष्मा और रिक्त स्थान की रिक्त स्थान होती हैं, मतलब किसकी होती हैं? ऊष्मा धातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। ठीक है, आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। क्या है? आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर क्या बनाती हैं? हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ठीक है, याद हो गया होगा। ठीक है, अब अगली बात कर लेते हैं। यदि कथन सही है तो टी और गलत है तो कोष्टक में एफ लिखिए। तो देखियो, सामान्यतः जो अधातुएं अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, बिल्कुल सामान्य अधातुएं जो अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती, मतलब एफ आएगा। सोडियम बहुत अक्रियाशील धातु है, बिल्कुल सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, तो ये सही है, तो इसका मतलब टी आएगा इसमें। कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापन करता है? नहीं, ये नहीं करता है, तो एफ आएगा। तो इसमें आएगा, कोयले को खींचकर तार प्राप्त किया जा सकता है? नहीं, इसमें भी एफ आएगा। ठीक है, अब नीचे दिए गई सारणी में गुणों की सूची दी गई है, इन गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर बताइए। तो पहला दे दिया गुण और दूसरा दे दिया धातु और अधातु। ठीक है, इनकी सूची बनाएंगे। देखो, गुण कौन कौन से हैं? दिखावट, कठोरता, आघातवर्धनीयता, तन्यता, ऊष्मा कुचालक और विद्युत चालक, इनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, गुणों के बारे में, दिखावट, कठोरता, तो दिखावट में क्या क्या आएगा? धातु चमकदार होती है और अधातु निस्प्रद होती है। कठोरता, गुण क्या होते हैं? कठोर होते हैं, तो धातु क्या होते हैं? कठोर होती है और अधातु कठोर नहीं होते। अब बात कर लेते हैं गुण। आघातवर्धनीयता, कैसे होते हैं? धातु आघातवर्धनीय होते हैं और ये आघातवर्धनीयता नहीं हो जाती। तन्यता, धातु में गुण पाए जाते हैं, अधातु में गुण नहीं पाए जाते। ऊष्मा चालन, धातु में ऊष्मा सुचालक होती है, इसमें कुचालक होती है, किसमें? अधातु में। अब अगली बात कर लेते हैं, विद्युत का चालन, धातु में सुचालक होती है और अधातु में कुचालक होती है। तो याद हो गया होगा। प्रश्न नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। दूसरा है, निम्नजन छड़ें धात्विक पदार्थों से निर्मित होती है। और तीसरा है, कॉपर जिंक को उसके लवणों के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। और चौथा है, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो पहला आ गया, एल्यूमिनियम की पन्नी का प्रयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी
जो पन्नी मोड़ने पर, क्योंकि इसकी जो पन्नी होती है मोड़ने पर आसानी से मुड़कर खाने में अच्छी तरह से बंद रहती है, जिससे बाहर की जो वायु है सदूषित पदार्थ पर कोई असर नहीं पड़ता और काफ़ी घंटों के बाद में खाना बिना सूखे बिना खराब हुए वैसा कि वैसा रहता है जैसा हमने पैकिंग कर रखा था। ठीक है, अब अगला पॉइंट आ जाता है निम्नजन जो छड़ें होती हैं धातु से निर्मित होती हैं, क्योंकि धातु विद्युत की कुचालक है और इनमें से विद्युत प्रवाह करने पर ये जल्दी गर्म हो जाते हैं। क्योंकि अब अगला पॉइंट आ जाता है क्योंकि कॉपर जिंक से कम अभिक्रियाशील है और सिर्फ अधिक अभिक्रियाशील है, कम अभिक्रियाशील को विस्थापन कर सकता है। अगला पॉइंट आ जाता है सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह धातुएं बहुत अधिक क्रियाशील हैं और क्रियाशील होने की वजह से सोडियम और पोटेशियम हवा में उपस्थित आग पकड़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 की बात करें, क्या आप नींबू के अचार को एल्युमिनियम पात्रों में रख सकते हैं? स्पष्ट करिए। नहीं, सामान्यतः एल्युमिनियम जल्द ही अभिक्रिया नहीं करता, परंतु जब हम कोई अचार आदि इसमें डालते हैं तो वह अभिक्रिया करता है और भोजन की विषाक्त बना देता है, मतलब जहरीला बना देता है और जिसे खाने के बाद में मृत्यु हो जाएगी। प्रश्न नंबर 8 में नीचे दिए गए सारणी के कॉलम ए में कुछ पदार्थ दिए गए हैं, कॉलम बी में से उनका उपयोग करके पदार्थों को कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पे सारा क्वेश्चन दिया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये सारा क्वेश्चन है। तो हम इसको मिलान करते हैं, तो यहाँ पर ये अपना मिलान आ चुका है। तो इनके बारे में हम 1 बाय 1 बात करेंगे। देखो कॉलम ए में गोल्ड किस काम में आता है? आभूषण बनाने में, आयरन मशीनें बनाने में, एल्युमिनियम खाद्य सामग्री लपेटना, कार्बन ईंधन में, कॉपर बिजली के तार में, मरकरी थर्मामीटर में। तो याद हो गया होगा, इसको अच्छी तरह से याद करके आप यहाँ से लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, क्या होता जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर डाला जाता? तो देखो जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का कॉपर प्लेट पर डाला जाता तब यह अभिक्रिया होती। कौन सी अभिक्रिया होती? H2SO4 प्लस में Cu प्लस CuSO4 प्लस में H2। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाता है, क्या आ जाता है? ख, जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है तो लोहा कॉपर सल्फेट विलयन के कॉपर को विस्थापित कर देता है। जैसे CuSO4 प्लस Fe क्या बनता है? FeSO4 प्लस में Cu। प्रश्न नंबर 10 की अगर बात करें तो सलोनी ने लकड़ी के कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा लिया। मतलब सलोनी ने लकड़ी के कोयले का एक जलता हुआ क्या लिया? टुकड़ा लिया और उससे उत्सर्जित होने वाली गैस को एक प्रणाली में इकट्ठा किया। वह गैस की प्रकृति कैसी ज्ञात करेगी? इस प्रक्रम में होने वाले सभी अभिक्रियाओं के शब्दों का समीकरण लिखिए। तो देखो जब इस गैस को एक नली के माध्यम से चूना पानी में गुजारा जाएगा तो चूना पानी का रंग दूधिया हो जाता है, मतलब दूध का जैसा हो जाएगा। आपने चूना देखा होगा तो चूना में अगर पानी डाल देते हैं तो दूध का जैसा रंग हो जाता है। यह दूधिया रंग कैल्शियम कार्बोनेट के कारण बनता है। किसके कारण बनता है? अगर क्वेश्चन पूछ ले कि चूने में अगर पानी डाल दिया जाए तो वह दूधिया रंग क्यों बनता है, किसके कारण बनता है? तो किसके कारण बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण बनता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड तथा चूना पानी की प्रतिक्रिया से बनता है। यह दर्शाता है एकत्रित की गई गैस कार्बन ऑक्साइड होती हैं। अगला पॉइंट आ जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस में चूना पानी CaOH2 जो कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं, मतलब CaCO3 प्लस में जल क्या है? H2O, है ना। तो इस समीकरण को आप आसानी से लिख सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ठीक है, ये जो जितने भी समीकरण दिए गए इनको अच्छी तरह से याद कर लें। प्रश्न नंबर 11 की बात करें, यदि एक दिन रीता अपनी माँ के साथ आभूषण विक्रेता की दुकान पर गई, मतलब आभूषण विक्रेता की दुकान पर गई, उसकी माँ ने सुनार को पॉलिश करने हेतु सोने के पुराने आभूषण दिए। क्या दिए? पुराने आभूषण दिए। अगले दिन जब वे आभूषण वापस लाई तो उन्होंने पाया कि उनका भार कुछ कम हो गया है। क्या आप भार में कमी का क्या कारण है वो बता सकते हैं? बिल्कुल साहब। देखो
सुनार ने आभूषण को पॉलिश करने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला होगा। मतलब सिंपल सी बात है, जब भी सुनार पॉलिश करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल में उसको डालते हैं, उसके बाद में पॉलिश होती है, जिसके कारण सोने पर एक अंश इस अम्ल में प्रतिक्रिया कर विलयन में घुल गया होगा तथा आभूषण के भार में कमी आ गई होगी। तो देखो कोई भी अंश होगा, कोई भी छोटा सा टुकड़ा वहाँ से उसमें घुल सकता है, क्योंकि देखो उसमें विलयन में डालेंगे तो ओबियसली बात है वहाँ से कुछ न कुछ तो घुल जाएगा, तो थोड़ा सा कमी हो सकता है। सोना तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच में निम्न प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। कौन सी प्रतिक्रिया होती है? ये वाली होती है। क्या है? Au प्लस H2SO4 क्या बना? AuSO4 प्लस में H2। तो देखिए यहाँ पे इसको ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के बारे में। आखिर महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कौन कौन से हैं? तो देखो पहला प्रश्न आ जाता है, एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को पलटने में क्यों किया जाता है? देखो क्यों किया जाता है? एल्यूमिनियम की पन्नी का प्रयोग खाद्य सामग्री को पलटने के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी पन्नी मोड़ने पर आसानी से मुड़ जाती है और खाने की जो खाना रहता है जिसमें हम पैकिंग करके लाए थे वो अच्छी तरह से बंद रह जाता है, और बाहर की अगर कोई भी वायु आए तो वहाँ उस पर कोई असर नहीं पड़ता। किस पर? खाने के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। अगर काफ़ी घंटे तक उस खाने को रख भी दे तो भी वो दूषित नहीं होता है, मतलब ख़राब नहीं होता है, जैसा हम लेके आए थे वैसा का वैसा मिलता है और सूखा भी नहीं होता है। तो याद आ गया होगा क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने 2 से 3 बार आपको समझा दिया है। प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे, ये भी अपने पास में 1-2-3 बार आ चुका। क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम पात्रों में रख सकते हैं? स्पष्ट कीजिए नहीं। सामान्यतः एल्यूमिनियम जल से अक्रियाशील नहीं करता, परंतु जब हम कोई अचार आदि इसमें डालते हैं तो वह अभिक्रिया करता है और भोजन को दूषिला बना देता है या फिर विषाक्त दूषित बना देता है, जिसको खाने के बाद में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, जिसको खाने के बाद में हमें मर सकते हैं। अब अगला पॉइंट आ जाता है, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर अगर 3 की बात करें तो इसमें आ जाता है आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं? धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर चादरों में बदला जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। प्रश्न नंबर अगर 4 की बात करें, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो देखिए सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह धातुएं बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं और क्रियाशील होने की वजह से सोडियम और पोटेशियम हवा में उपस्थित में आग पकड़ लेते हैं। देखिए सोडियम और पोटेशियम अगर हवा में उपस्थित रहेंगे तो आग पकड़ लेंगे, इसलिए उसको धातुओं में क्रियाशील ना हो, कोई अभिक्रिया नहीं हो, तो इसलिए उसको क्या कर रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो ये चैप्टर आपको याद हो गया होगा। याद हो गया तो बिल्कुल इसको क्या करना है? आपको अपने नोटबुक में उतारना है और अपने टीचर से चेक करवाना है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लास्ट तक आपने देखा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा और लाइक भी कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो ताकि वो भी नोट्स बना सकें और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे इनको भी याद कर लें। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं ऐसे ही अगले अध्याय के साथ में।